नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। विद्यार्थियों, मैं राधे गोस्वामी यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इंडिया हिस्ट्री वाले टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें हमने बात की थी महाराणा सांगा के साथ लड़ाई करवाई थी बाबर की, और हमने खानवा का युद्ध पढ़ लिया था। उसके बाद में दो युद्ध और बचते हैं दोस्तों। उनके हिसाब से यदि देखा जाए तो अगली जो लड़ाई लड़ता है बाबर, यह लड़ाई लड़ता है चंदेरी की। बाबर चंदेरी की लड़ाई लड़ता है और इस चंदेरी की लड़ाई जो होती है यह होती है बच्चों 29 जनवरी 1528। 29 जनवरी 1528 को। इससे पहले हमने खानवा का युद्ध पढ़ा और इस खानवा के युद्ध में राजपूतों की हार हो जाती है और इसी समय राजपूतों को पुनः एकत्रित करता है। चंदेरी का शासक नाम था मेदिनी राय। चंदेरी का शासक मेदिनी राय राजपूतों को एक करता है और राजपूतों को एक करते हुए पुनः यह बाबर के साथ युद्ध लड़ने की सोचता है। तो चंदेरी का युद्ध होता है 29 जनवरी 1528 को और इस युद्ध में चंदेरी का शासक मेदिनी राय की हार हो जाती है। इस युद्ध में भी बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। अंतिम रूप से देखा जाए तो बाबर ने बच्चों युद्ध लड़ा था घाघरा का। घाघरा का युद्ध यदि देखा जाए तो यह बिहार के अंदर बहने वाली एक नदी है, उसका मैदानी भाग है, उसको घाघरा का मैदान कहा जाता है। 6 मई 1529 को यह लड़ाई होती है। 6 मई 1529 को इतिहास प्रसिद्ध घाघरा का युद्ध होता है। यह युद्ध बाबर और अफगानों के बीच हुआ था। बाबर और अफगानों के बीच हुआ था और इस समय ऐसा उल्लेख मिलता है कि यह भारत का एकमात्र ऐसा युद्ध है जो आधा जल पर लड़ा था और आधा थल पर लड़ा था। अच्छा क्वेश्चन है, उस युद्ध का नाम बताइए जो आधा जल पर और आधा थल पर लड़ा गया था। तो वो है घाघरा का युद्ध। इसके बाद में बाबर की यदि बात की जाए प्रशासनिक कार्यों में तो बच्चों अब बाबर ने एक तो पानीपत के अंदर मस्जिद बनवाई थी। पानीपत की मस्जिद, इसको कहा जाता है काबुली बाग की मस्जिद। काबुली बाग की मस्जिद। आपसे पूछा जाए काबुली बाग की मस्जिद कहां पर है तो काबुली बाग की मस्जिद पानीपत हरियाणा के अंदर है। निर्माण किसने करवाया था तो निर्माण करवाया था बाबर ने। एक इसने बनवाई थी संभल में मस्जिद। इस संभल वाली मस्जिद को कहा जाता है संभल की जामा मस्जिद। संभल की जामा मस्जिद कहा जाता है। इसके अलावा इसने अपनी प्रिय पत्नी दिलदार बेगम के लिए एक बाग बनवाया था, उसे सुभाष उद्यान कहा जाता है। सुभाष उद्यान कहा जाता है। इसी को दौलत बाग भी कहा जाता है, सुभाष उद्यान कहा जाता है। यह दिलदार बेगम के लिए बनवाया था। किसने? बाबर ने। यह भारत का एकमात्र ना वो उसमें ग्रेडीय पद्धति में बना हुआ, जालीय पद्धति में बना हुआ बाग है। वो कौन सा है? सुभाष उद्यान है। बच्चों मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ रहा हूं, बाद में पढ़ूंगा, तो क्वेश्चन हो वो कमेंट में डाल देना। एक बच्चे ने कमेंट में क्वेश्चन डाला था, वो कब की बात है, शायद कल की है। उसने क्वेश्चन किया था सर नेपोलियन के बारे में बताइए। क्वेश्चन था उसका नेपोलियन बोनापार्ट। बोनापार्ट तो ये ऑफलाइन क्लास का क्वेश्चन नहीं है, ऑनलाइन का था। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में बताइए सर कि इसकी मौत के समय में सिचुएशन क्या थी। तो बेटा मैं आपको बता देता हूं, जो नेपोलियन बोनापार्ट है इसको विश्व का सबसे बड़ा क्रांतिकारी वीर कहा जाता है। इसकी हाइट कम थी, ठीक है ना, ये छोटा था, बोना था, इसीलिए इसको बोनापार्ट का। तो इसकी हाइट कम थी, लेकिन ये विश्व का सबसे खतरनाक
क्रांतिकारी वीर हुआ था। इसने 2 देशों की क्रांतियों का नेतृत्व किया था, एक तो फ्रांस का किया था और दूसरा रूस का किया था। रूस की क्रांति और फ्रांस की क्रांतियों में भाग लिया था इसने और दोनों का नेतृत्व भी अच्छे तरीके से किया था। इसके दमन की सिचुएशन यदि देखी जाए कि सर इसका दमन कैसे हुआ था, तो बेटा नेपोलियन बोनापार्ट का जो दमन है ये ऐसी कंडीशन हो जाती है कि ऑस्ट्रेलियन महाद्वीप के अंदर एक टापू पर बैठा था ये, और उसी समय इसके पास इसकी सेना बैठी थी नेपोलियन बोनापार्ट की। तो उस सेना में एक महामारी फैल जाती है और उसी महामारी के कारण नेपोलियन छोटा तो था ही, बोलना तो था ही, वो भी पूरी तरीके से टूट जाता है। तो बाद में क्या करते हैं, अंग्रेजों ने उसको वहां से पकड़ लिया था, बंदी बना लिया था, फांसी दे दी थी। मैं यदि पूछा जाए नेपोलियन बोनापार्ट का दमन का कारण क्या था, तो बेटा दमन का कारण इसका यही था कि महामारी फैल गई थी इसकी जनता में, इसकी सेना में। यदि महामारी नहीं फैलती तो बोनापार्ट शायद हाथ नहीं आता अंग्रेजों के ना। तो ये बात मैंने आपको बताई। तो इसके 3 पत्नियां थी, एक दिलदार थी, एक गुदरुक थी, गुदरुक बेगम। इस गुदरुक बेगम और एक थी माही बेगम। माही बेगम, इस माही बेगम से एक संतान उत्पन्न हुई थी, उसका नाम था हुमायूं। यह हुमायूं बनता है बाबर का उत्तराधिकारी। बच्चों यहाँ पर बाबर होता है कंप्लीट। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। बाबर ने खानवा लड़ने के बाद में अगला बड़ा युद्ध लड़ा था चंदेरी का, और इस चंदेरी के युद्ध में राजपूत सेनाओं की नेतृत्व किया था मेदिनी राय ने, और मेदिनी राय इस समय हार जाता है, बाबर गाजी की उपाधि धारण कर लेता है। उसके बाद में गागरा का युद्ध 6 मई 1529 को हुआ था बाबर और अफगानों के बीच। क्यों, अफगान भी चाह रहे थे कि हम है ना इस समय पुनः सत्ता स्थापित करेंगे, ठीक है ना। तो यह भारत का एकमात्र ऐसा युद्ध है जो आधा जल पर और आधा थल पर लड़ा गया था। उसके बाद में इसमें 2 मस्जिद बनवाई थी, एक पानीपत में मस्जिद बनवाई थी, इसको कहा जाता है पानीपत की मस्जिद को काबुली बाग की मस्जिद, और एक संभल में मस्जिद बनवाई थी, इसको संभल की जामा मस्जिद कहा जाता है। अपनी पत्नी दिलदार बेगम के लिए इसने अब सुभाष उद्यान या दौलत बाग जो बगीचा है वो लगवाया था। भारत का एकमात्र है जो ग्रीडीय पद्धति पर बना हुआ है, जालीय पद्धति पर बना हुआ बगीचा है, उसको कहा जाता है दौलत बाग या सुभाष उद्यान। इसके 3 पत्नियां थी, एक दिलदार थी, एक गुदरुक थी, एक माही बेगम थी, जिससे इसको हुमायूं है वो संतान उत्पन्न होती है। अब हम देखते हैं इससे आगे हुमायूं के बारे में यदि देखा जाए तो बच्चों इसका जो शासन काल है यह शासन काल है 1530 से लेकर 1540 तक। दूसरी बार इसका शासन काल है 1555 से लेकर 1556 तक। 40 से 1555 बीच का जो शासन काल आता है वो है 1540 से लेकर 1555। इसको कहा जाता है हुमायूं का निर्वासन काल। निर्वासन काल, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब हुमायूं शासक बनता है। ये जो हुमायूं शब्द है यह हुमायूं एक तुर्की भाषा का शब्द है, तुर्की भाषा का शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है, हुमायूं शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी। चंद्रमा का स्वामी बच्चों सबसे ज्यादा इसका मतलब है भाग्यशाली। ये जो भाग्यशाली शब्द है यह हुमायूं पर शूट कर रहा है। कैसे? अपने निजी जीवन में हुमायूं की यदि पर्सनल बात की जाए तो अपने निजी जीवन में इस हुमायूं से ज्यादा दुर्भाग्यशाली शायद ही भारत में मुगलों की सत्ता के अंदर कोई शासक हुआ होगा। हुमायूं अपने पिता के लिए जरूर, इसके पिता का नाम था बाबर, माता का नाम था माही बेगम। बाबर और माही बेगम की संतान थी। इसका जन्म हुआ था 15 मार्च 1508 को। 15 मार्च 1508 को भाई साहब का जन्म होता है बच्चों काबुल में, अफगानिस्तान के अंदर। कहां पर होता है? काबुल में होता है। अपने पिता बाबर के लिए हुमायूं जरूर भाग्यशाली हुआ था, लेकिन निजी जीवन में मुगलों में इससे ज्यादा दुर्भाग्यशाली कोई शासक नहीं हुआ था। अब यदि देखा जाए कि यह कैसे भाग्यशाली था और कैसे दुर्भाग्यशाली था, तो मैंने बाबर जब मैं पढ़ाना स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बताया था
कि बाबर भारत की बजाय उत्तर पश्चिम पूर्व की बजाय पश्चिम में चला जाता है। तुर्कमेनिस्तान, अख्तुनिया, कजाकिस्तान उन बड़ी रियासतों के ऊपर ये अभियान चलाता था बाबर। उसी समय इसका जन्म हुआ था। अब आगे यदि थोड़ा सा देखा जाए तो इसका जिस दिन जन्म होता है उस दिन बाबर की एक पैतृक उपाधि थी, वो उपाधि थी मिर्जा की। उस मिर्जा की उपाधि का त्याग करता है 1508 में। कौन? बाबर। मिर्जा का त्याग करते हुए नई उपाधि धारण करता है, वो उपाधि थी बाबर की बादशाह। बादशाह, ये जो बादशाह उपाधि धारण करता है इसी दिन इसका जन्म होता था। 15 मार्च 1508 को जन्म हुआ था हुमायूं का। इस दिन के बाद में बाबर का राज्य है वो कहीं पर बढ़ने लगा था। जैसे हुमायूं शासक बनता है तो हुमायूं के सामने तीन बड़ी शक्तियां थी। हुमायूं के सामने तीन बड़ी शक्तियां थी। पहले व्यक्ति का यदि बात की जाए तो वो था फरीद। कौन था फरीद? क्या कहानी थी फरीद की, इसके बारे में हम बात करें, क्योंकि ये फरीद इसको एक प्रकार से चैलेंज था इसके सामने। किसके सामने? हुमायूं के सामने। इस फरीद की मिसाल दिया करता था बाबर इस हुमायूं को कि देख बेटा बाबर, इस व्यक्ति को देख। हाँ बाबा, क्या देखूं इस व्यक्ति के बारे में? इस व्यक्ति के बारे में तो यह देख, 1519 की तो है घटना। मैं आपको वो बात बता रहा हूं जो हुमायूं के शासक बनते ही उसके सामने बड़ी चैलेंज के रूप में थी। ठीक है ना? तीन बड़ी शक्तियां थी। पहला है फरीद कि 1519 में यह फरीद मेरी सेना में शामिल हुआ था जब मैं भारत पर आक्रमण करने के लिए गया था। भारत में सबसे पहले आक्रमण करने के लिए बाबर आया था 1519 में। कि 1519 में यह मेरी सेना में शामिल होता है। ठीक है, उसके बाद में बेटा अगली बात सुन। 1528 में मैंने एक लड़ाई लड़ी थी, उसे इतिहास में कहा जाता है चंदेरी का युद्ध। इस युद्ध में मेरी सेना का मुख्य नेता या मुख्य सेनापति यह फरीद ही था। एक 1519 में तो साधारण सैनिक के रूप में भर्ती होता है, 1528 तक जाते जाते सेना का सर्वोच्च पद प्राप्त कर लेता है। हाँ, कर लेता है। अब बच्चों, इस फरीद के बारे में यदि थोड़ी सी बात आगे और देखी जाए तो यह ना इसका दक्षिण बिहार का एक शासक था। दक्षिण बिहार का एक शासक था और नाम था इस शासक का बहार खां लोहानी। बहार खां लोहानी। दक्षिण बिहार का शासक बहार खां लोहानी यह मित्र हुआ करता था किसका? इस फरीद का। तो एक दिन ऐसा उल्लेख मिलता है कि यह संभवतः फरीद अपने मित्र इस बहार खां लोहानी से मिलने के लिए गया हुआ था। इसी समय दोनों आमने सामने बैठकर बतला रहे थे, बातें कर रहे थे, और बातों बातों में इस बहार खां लोहानी के ऊपर आक्रमण कर देता है बच्चों एक शेर। कौन कर देता है? जंगली बड़ा शेर आक्रमण कर देता है। तो जैसे ही बहार खां लोहानी पर इस शेर ने आक्रमण किया, फरीद साहब पास में बैठा था। फरीद ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और इसकी गर्दन काट दी। किसकी? शेर की। तलवार की एक ही वार से शेर का वध करने के कारण इसी बहार खां लोहानी ने एक उपाधि दी थी। वो उपाधि दी थी इसको शेर खान की। क्वेश्चन पूछा जाए शेर खान की उपाधि किसकी थी, तो बच्चों इस फरीद की थी। किसने दी थी? बहार खां लोहानी ने दी थी। आगे सुनो, यह बहार खां लोहानी थोड़े समय बाद निसंतान मर जाता है। बहार खां लोहानी थोड़े समय बाद निसंतान मर जाता है। इसकी विधवा पत्नी थी लोहानी की, नाम था दुद्दू बेगम। दुद्दू बेगम। इस दुद्दू बेगम के साथ विवाह करता है कौन? फरीद। फरीद का क्या हो गया? विवाह हो गया। दुद्दू बेगम के साथ विवाह करता है, दक्षिण बिहार का स्वतंत्र शासक बनता है और बच्चों अपनी राजधानी बनाता है। वो बनाता है बिहार के चुनारगढ़ को। चुनारगढ़ का किला कहां पर है? बिहार में है। देखो, दोबारा देखो, इस फरीद के बारे में बता रहा है कि इसको देख। बाबर बोल रहा है हुमायूं, इसको देख, मुझे डर लग रहा है कि ये तलवार के बल से तेरा राज्य न छीन ले।
तो पास में फरीद खड़ा था। इसने कहा था, बादशाह सलामत गुस्सा की माफ करता, आपके बेटे के लिए मुझे तलवार की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके बेटे के लिए मुझे तलवार की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं हाथ से ही इसका काम जचा दूंगा। तो ये इसकी मिसाल दिया करता था कि 1519 में तो यह साधारण सैनिक के रूप में मेरी सेना में शामिल हुआ था। उसके बाद में मैंने युद्ध लड़ा था 1528 में, और वो युद्ध था चंदेरी का। इस चंदेरी के युद्ध में मेरी सेना का मुख्य नेता यह फरीद ही हुआ करता था। इस फरीद का एक मित्र था बच्चों, दक्षिण बिहार उसका केंद्र हुआ करता था, नाम था बहार खां लोहानी। इस बहार खां लोहानी से एक बार मिलने के लिए गया हुआ था, और इसी समय यह जो इस बहार खां लोहानी पर एक जंगली शेर वार करता है और तलवार के एक ही वार से इसका वध कर देता है। तो यह बहार खां लोहानी इस फरीद को एक उपाधि देता है। वो उपाधि कौन सी थी? शेर खान की उपाधि थी। उसके बाद में थोड़े समय बाद में मृत्यु होती है निसंतान बहार खां लोहानी की। इसकी विधवा पत्नी दूदू बेगम के साथ निकाह करता है और अपनी राजधानी बनाता है चुनारगढ़ को, स्वतंत्र शासक बन जाता है दक्षिण बिहार का। अब देखो आगे की बात। एक तो यह बड़ी शक्ति इसके सामने है, दूसरी शक्ति देखी जाए, यह तो पहली शक्ति है। दूसरी शक्ति यदि देखी जाए तो दूसरी शक्ति इसके सामने थी, वो थी महमूद लोधी। इब्राहिम लोधी का भाई है, नाम है महमूद लोधी। यह महमूद लोधी भी चाहता है कि हम भारत की सत्ता पुनः प्राप्त करेंगे। क्यों? कि इस बाबर ने लोधियों को हटाते हुए अपनी सत्ता स्थापित की थी कि हम भारत की सत्ता है वो पुनः प्राप्त करेंगे। तो अकेले की तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि यह हुमायूं को पराजित कर सके। उसके बाद देखा जाए तो यह क्या करता है, यह भी दक्षिण बिहार के शासक शेर खान से मिल लेता है। दोनों यहां पर मिल लेते हैं। और तीसरा है वो है बहादुर शाह गुजरात वाला, उसकी हम अलग से बात करेंगे, पहले इन दोनों को देखते हैं। अब देखो बच्चों, होता क्या है, इधर हुमायूं बन जाता है अपना 1530 में शासक है, और ये दो प्रतिद्वंदी, वैसे तीन है उसको अलग से देखेंगे, दो प्रतिद्वंदी रेडीमेड दुश्मन इसके तैयार है, दोनों के दोनों। शासक बनते ही इसके दिमाग में बात आती है, और वो बात कौन सी आती है कि पता नहीं मैं क्या बन गया, अपने आप को चेक करना है। और ये व्यक्ति के दिमाग में बात आ जाए कि मैं मेरे खुद को चेक करना चाहता हूं, तो किसी चीज पर बच्चों घमंड मत करना, घमंड किसी का नहीं चलता है। हुमायूं के घमंड था। आपके दिमाग में यह बात चल रही है कि मैं ज्यादा पढ़ता हूं, तो एक दिन ऐसा आ सकता है कि आप किताब को भी नहीं छू पाओगे। आपके दिमाग में यह बात आती है कि मैं ऐसा कर सकता हूं, हाँ मैं मानता हूं इंसान कुछ भी कर सकता है, इंसान के लिए कोई बात असंभव नहीं है, वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन अंदर है ना, अंदर बेचे के अंदर सिर्फ एक छोटा सा माइंड होता है, और जिस दिन वो माइंड काम करना बंद कर देता है ना, इंसान उसी दिन कोई काम का नहीं रहता है। तो फ्रेश माइंड रहा करो, किसी के बारे में ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है, वही मिलेगा हम जो किस्मत में लिखवा कर लेकर आए थे। जिस दिन किस्मत ने साथ देना छोड़ दिया उस दिन सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो सिर्फ अपने लक्ष्य पर चलो, अपने टारगेट पर चलो, किसी बात पर कोई भी ध्यान मत दो। हुमायूं अपना टारगेट भूल जाता है, हुमायूं क्या करता है, घमंड कर लेता है। तो मैंने आपको बताया व्यक्ति की इस खोपड़ी के अंदर सिर्फ एक छोटा सा ब्रेन होता है, और वो ब्रेन सब कुछ करता है। जिस दिन ब्रेन काम करना बंद कर देता है उसी दिन कुछ नहीं बचता है इंसान के पास। वो है ना फिर एक पागल की तरह काम करने लग जाता है, वो पागल ही होता है एक तरीके से, उसको याद ही नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। अब इस हुमायूं के बारे में देखा जाए तो यह बन जाता है शासक, और शासक बनते इसके दिमाग में बात आ गई कि पता नहीं मैं क्या बन गया। और क्या बनने की बात आती है तो आज एक बच्ची ने मेरे से क्लास में क्वेश्चन, क्लास में तो नहीं किया था, क्लास छोड़ने के बाद किया था कि सर कलिंजर का युद्ध कब हुआ था, सर कलिंजर का युद्ध कब हुआ था। तो बच्चों ध्यान से देखो, अब हम कलिंजर का युद्ध ही पढ़ेंगे कि कलिंजर का युद्ध कब होता है और किस किस के बीच होता है। हुमायूं शासक बनकर अपने आप को चेक करने के लिए आक्रमण कर देता है, कहां पर, कलिंजर पर। इस समय बच्चों कलिंजर का शासक था, वो शासक था रुद्रदेव प्रताप। कौन था, रुद्रदेव प्रताप।
इसके ऊपर अभियान लेकर जाता है और इस अभियान में बुरी तरीके से पराजित होता है कौन? हुमायूं। और जैसे ही हुमायूं पराजित होता है तो हुमायूं के दिमाग में बात आ जाती है कि इंसान को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। इस समय हुमायूं घमंड किया था कि मैं शासक बन गया, मैं चेक करके आता हूं, बेमतलब बिना किसी कारण ये कलिंजर के ऊपर क्या करता है? आक्रमण करता है और रुद्रदेव प्रताप बुरी तरीके से हुमायूं को पराजित करता है। हुमायूं यहां से वापिस रवाना हो जाता है। घटना है 1531 की। तो बच्चों क्वेश्चन पूछा जाए कालिंजर का युद्ध कब हुआ था, तो याद रखना घटना है 1531 की। युद्ध तो हुआ था कलिंजर का 1531 में। किस किस के बीच में हुआ था? तो भारत में मुगल वंश का शासक हुमायूं था और कलिंजर का शासक रुद्रदेव प्रताप था। इस दोनों के बीच में युद्ध होता है कौन सा? कलिंजर का। जब ये यहां से हारकर वापिस हुमायूं दिल्ली जा रहा है, यहां से हारकर हुमायूं वापिस दिल्ली जा रहा है, तो इसी समय इस बात का पता चलता है इस महमूद लोदी को, और महमूद लोदी मौका देखता है और यह बात करता है इस शेर खान से कि मैं अब आक्रमण कर रहा हूं सीधा। क्यों? हमें हुमायूं को तो ये हटाना है और मैं इससे अब बात करता हूं, और जैसे मैं इसको यहां से हत्या करता हूं तो हम दोनों भारत के ऊपर अपना अधिकार कर लें। शेर खान ने कहा ठीक है आप जाओ। महमूद लोदी कलंजर से थोड़ी ही दूर दोहरिया नामक स्थान पर जाकर मिल लेता है। दोहरिया बच्चों, महमूद लोदी दोहरिया नामक स्थान पर मिल लेता है किससे? हुमायूं से। हुमायूं और महमूद लोदी के बीच में 1532 में युद्ध होता है। कौन सा? दोहरिया का युद्ध। और इस युद्ध में लोदी को दाव उल्टो पड़गो, लोदी का 2-4 गदका में लागे, लोदी अठू भागो वापिस। लोदी अठू भागर एक फरीद की शरण में आ गयो और फरीद को मुख्य केंद्र खटा हो चुनारगढ़। महमूद लोदी दोहरिया युद्ध हारने के बाद चुनारगढ़ में शरण लेता है। किसके पास? शेर खान के पास या शेर शाह सूरी के पास। इस चुनारगढ़ में आ जाता है तो हुमायूं यहां से इसके पीछे पीछे आकर इस चुनार की घेराबंदी डाल लेता है। पहली बार चुनार की घेराबंदी हुई है और हुई कब है? 1532 में हुई है। 1532 में हुमायूं पहली बार चुनार की घेराबंदी डाल दे। ये एग्जाम में 3 बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन की चुनार की पहली बार घेराबंदी हुमायूं ने कब डाली थी। तो याद रखना पहली बार घेराबंदी कब डलती है? 1532 में डलती है। 1532 में हुमायूं पहली बार इसको घेरता है। 6 माह तक यहाँ पर घेराबंदी रहती है। दोनों मजबूर हो जाते हैं और बाहर निकलकर हुमायूं के पैर पकड़ लेते हैं, बोलते हैं हम संधि करते हैं, आज के बाद में हुमायूं तेरे से कभी भी पंगा नहीं लेंगे। आज हुमायूं को मिलती है तसल्ली, ऐसे मिलती है कि मेरा बाप भी ऐसे ही किया करता था, पकड़ता था, संधि स्वीकार करवा देता था और उसके बाद में वो कभी हिम्मत नहीं करता था इसके सामने आने की, ऐसे ही मैं करूंगा। 1532 में चुनार की घेराबंदी के दौरान संधि हो जाती है हुमायूं, महमूद लोदी और शेर खान के बीच में कि हम दोबारा तेरे राज्य में कभी भी नहीं आएंगे। अब बच्चों अगली बात देखी जाए तो थोड़ा सा समय निकलता है। इधर बात की 1532 में तो ये होती है, लेकिन 1534 में इस समय गुजरात का शासक, इसको मैं पहले दोबारा बता देता हूं और उसके बाद में अलग से पढ़ाऊंगा उसको, है ना। हम बात कर रहे हैं हुमायूं की। तुर्की भाषा का शब्द है, शाब्दिक अर्थ चंद्रमा का स्वामी या भाग्यशाली होता है। निजी जीवन में इससे ज्यादा दुर्भाग्यशाली मुगलों में कोई नहीं होगा था। यह बाबर का बेटा था, माही बेगम और दोनों की संतान थी। इसका जन्म 15 मार्च 1508 को काबुल में हुआ था। जैसे हुमायूं शासक बनता है तो हुमायूं के राज्य में थोड़ी रुचि कम थी। क्यों थी? कारण था इसके पीछे। एक तो हुमायूं ज्योतिष का अंधा भगत था, ज्योतिष का अंधा भगत, शराब का शौकीन, ज्योतिष का अंधा भगत और 7 दिन में 7 रंग की पोशाक पहना करता था। 7 दिन में 7 रंग की पोशाक पहना करता था।
इसीलिए राज्य में रुचि कम थी। इसका पहला दुश्मन था फरीद, और इसी फरीद की मिसाल दिया करता था इसका बाप बाबर कि यह देख 1519 में साधारण सैनिक था, 1528 में चंदेरी के युद्ध में मेरी सेना का मुख्य नेता था। और आगे थोड़ी सी बात इसकी हम कर लेते हैं। इसका मित्र था दक्षिण बिहार का शासक, नाम था बाहर खान लोहानी। बाहर खान लोहानी दक्षिण बिहार का शासक है। संभवतः फरीद एक दिन इसे मिलने के लिए गया हुआ था। इसके ऊपर जंगली शेर ने आक्रमण कर दिया और तलवार के एक ही वार से इस शेर का वध कर देता है। तो लोहानी ने इसको उपाधि दी थी कौन सी? शेर खान की। थोड़े समय बाद निसंतान बाहर खान लोहानी की बच्चों मृत्यु हो जाती है। फरीद इसकी विधवा पत्नी दूदू बेगम के साथ विवाह करता है और अपना मुख्य केंद्र चुनारगढ़ को बनाते हुए स्वतंत्र शासक बन जाता है। कहाँ का? दक्षिण बिहार का। दूसरा था महमूद लोदी। महमूद लोदी चाहता था कि मैं हुमायूं को यहां से निकालकर भारत की सत्ता पुनः स्थापित करूं। इधर हुमायूं बन गया 1530 में शासक है। 1531 में अपने आप को चेक करने के लिए कलिंजर के ऊपर आक्रमण करता है। इस समय कलिंजर का शासक रुद्रदेव प्रताप और हुमायूं के बीच में 1531 में कलिंजर का युद्ध होता है। इस युद्ध में हुमायूं की हार हो जाती है। इसी समय ये युद्ध से थका हारा वापिस दिल्ली जा रहा था तो दोहरिया नामक स्थान पर इसे मिल गया था महमूद लोदी। महमूद लोदी और हुमायूं के बीच में 1532 में दोहरिया का युद्ध होता है। इस युद्ध में महमूद लोदी की हार होती है। महमूद लोदी यहां से शरण लेता है चुनारगढ़ में शेर खान के पास, और 1532 में हुमायूं ने पहली बार चुनारगढ़ की घेराबंदी डाल दी थी। अब थोड़े समय तक तो ये चुप रहते हैं, संधि हो जाती है, माफी मांग लेते हैं कि अब हम कभी भी तेरे राज्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसके बाद में एक नया दुश्मन और है, वो है गुजरात का शासक बहादुर शाह। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटा रहा हूं इसको, उसके बाद में हम आगे बात कर रहे हैं। मिटा दूं? ठीक है। गुजरात का शासक, तीसरा दुश्मन बता रहा हूं मैं आपको। गुजरात का शासक नाम है बहादुर शाह। यह भी चाहता है कि मैं भी भारत के ऊपर मेरा अधिकार करूं। तो बच्चों, इस बहादुर शाह के बारे में मैंने आपको पहले भी बता रखा है, जो चित्तौड़ का दूसरा घेरा था। इसने 1534 में एक आक्रमण किया था, और वो आक्रमण किया था अपने राजस्थान की कौन सी रियासत पर? मेवाड़ रियासत पर। राजधानी थी चित्तौड़। इस समय इसका संरक्षण कर रही थी कर्मावती, महाराणा सांगा की पत्नी, नाम था कर्मावती। जब यह आक्रमण होता है तो इस बहादुर शाह को कर्मावती रणथंभौर का दुर्ग सौंपकर पुनः भेज देती है वापिस। एक साल बाद 1535 में पुनः आक्रमण करता है चित्तौड़ पर। और इसी समय जब चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण करने के लिए आ रहा था तो मैंने आपको बताया था, ये जो कर्मावती है, इस कर्मावती को बाबर ने अपनी हिंदू पुत्री बनाई थी खानवा के युद्ध में। हिंदू पुत्री बना लेता है और मेवाड़ की रक्षा का वचन देता है कि जब भी तेरी मेवाड़ के ऊपर कोई संकट आएगा तो मैं तेरी रक्षा जरूर करूंगा। आज मेवाड़ पर संकट आ गया। बाबर की तो 1530 में मृत्यु हो गई, लेकिन इसका मुगल भाई नाम है जिसका हुमायूं। इसी समय कर्मावती इस हुमायूं के पास सहायता के लिए क्या भेजती है? राखी भेजती है। लेकिन हुमायूं ने समय पर सहायता नहीं की थी। कारण क्या था? 1535 के अभियान के दौरान हुमायूं सहायता करने के लिए नहीं आता है, तो गुजरात का शासक बहादुर शाह पहले जाकर मिल लेता है किससे? हुमायूं से। यह हुमायूं के पास जाता है, जाकर बोलता है कि मैं चित्तौड़ पर आक्रमण कर रहा हूं, तू बीच में नहीं आएगा। यह बोलता है वो मेरी बहन है, मैं बीच में जरूर आऊंगा। कारण बता मुझे, क्यों आएगा? तो कारण यही है कि वो मेरी बहन है, मेरे बाप ने उसको वचन दिया था कि जब भी तेरी मेवाड़ के ऊपर कोई संकट आएगा तो मैं तेरा सहयोग जरूर करूंगा। तो बच्चों, इसीलिए यह बहादुर शाह बोलता है कि मैं भी एक मुसलमान हूं, तो भी हुमायूं एक मुसलमान है, हम दोनों भाई हैं, और मैं जब चित्तौड़ पर आक्रमण कर रहा हूं तो मैं काफिरों का वध करने के लिए जा रहा हूं, वहां पर तू मेरे बीच में नहीं आएगा।
जब हुमायूं के समझ में बात आ जाती है कि ठीक है ये ठीक ही कह रहा है, तो ये बोलता है ठीक है तू कर ले, आक्रमण में नहीं आ रहा। अब थोड़े ही समय बाद में पता चलता है कि ये बहादुर शाह कुछ नहीं कर रहा था, यह तो बनवीर का सहयोग करके अपनी स्वयं की राजनीतिक शक्तियों में वृद्धि कर रहा था, अपनी ही शक्तियों को बढ़ा रहा था। तो 1534 से लेकर बच्चों 1538 तक निरंतर इस गुजरात पर अभियान चलाता है कौन? हुमायूं। 1534 से लेकर 1538 तक निरंतर अभियान चलाता है और इसी अभियानों के दौरान गुजरात का शासक बहादुर शाह संधि कर लेता है। किसके साथ? हुमायूं के साथ। हुमायूं के साथ हो जाती है संधि। जैसे हुमायूं के साथ संधि होती है, हुमायूं के 3 बड़ी शक्तियां सामने थी, तीनों का इलाज हो गया, तीनों ने संधि स्वीकार कर लिया, अब बीच में कोई नहीं आएगा। ठीक है, अब इससे बात आगे हम कल करेंगे, मैं दोबारा बता देता हूं आपको। हम तीसरी शक्ति की बात कर रहे हैं। तीसरी शक्ति है वो है गुजरात, और गुजरात का शासक है बहादुर शाह। इस बहादुर शाह का ऐसा उल्लेख मिलता है कि 1533-34 में इसने चित्तौड़ के ऊपर एक आक्रमण किया था। तो इस समय यहाँ का संरक्षण थी कर्मावती। वैसे शासक पूछे तो यहाँ का शासक था बच्चों विक्रमादित्य। यह रणथंभौर का दुर्ग और धन देकर इसको वापिस भेज देती है। थोड़े समय बाद 34-35 में पुनः आक्रमण कर देता है। तो इस समय यह हुमायूं के पास राखी भेजती है कर्मावती। तो हुमायूं सहायता करने के लिए नहीं आता है। कारण क्या था कि बहादुर शाह पहले जाकर मिल लेता है हुमायूं से कि मैं मेवाड़ के ऊपर काफिरों का वध करने के लिए जा रहा हूं, यहां तो मेरे बीच में नहीं आएगा। तो यह बोलता है ठीक है मैं नहीं आऊंगा, इसीलिए दोनों के बीच में हो जाती है संधि। तो उसके बाद में इसे पता चलता है कि ये तो बनवीर का सहयोग देकर अपनी ही राजनीतिक शक्तियों में वृद्धि कर रहा था। यह न तो कोई बात हिंदू पर थी, न ही बच्चों मुसलमान पर थी। इसीलिए 34 से लेकर 38 तक निरंतर अभियान चलाता है और बहादुर शाह ने कर ली यहाँ पर संधि। 3 बड़ी शक्तियां थी, तीनों का हो गया इलाज। अब मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा, तबीयत थोड़ी सी खराब है, उसके बाद में हम कल आगे बात करेंगे। धन्यवाद, गुड नाइट।